हेलो क्लास नाइन्थ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संयोजकता के प्रकार। हमने पढ़ा था संयोजकता किसे कहते हैं, संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं, वो सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। आज उससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि संयोजकता होती कितने प्रकार की है। तो सबसे पहले तो हम बात इसके प्रकारों के बारे में करते हैं। संयोजकता दो प्रकार की होती है, ये ध्यान देना। एक होती है वैद्युत संयोजकता। पहली संयोजकता जो होगी वो होगी वैद्युत संयोजकता। अब वैद्युत संयोजकता क्या होती है उसके बारे में अभी आगे पढ़ते हैं। पहले इसके प्रकारों के बारे में। एक होती है वैद्युत संयोजकता, दूसरी होती है सह संयोजकता। दूसरी होती है सह संयोजकता। ठीक है ना। संयोजकता दो प्रकार की, वैद्युत संयोजकता और सह संयोजकता। अब संयोजकता जैसे हमने सबसे पहले कहा था कि संयोजकता होती क्या है, किसी तत्व की संयोग करने की क्षमता या किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ जुड़ने की क्षमता। जैसे उदाहरण के लिए ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अकेले नहीं रहना चाहता, ये सदैव किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे अगर ये क्लोरीन के साथ जुड़ता है तो एक यौगिक बनाता है HCl, जिसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है कि ये हाइड्रोजन आखिर इस क्लोरीन से क्यों जुड़ा, यह हाइड्रोजन इस क्लोरीन से क्यों जुड़ा। उसके लिए हम बात करने वाले हैं कि रासायनिक संयोग का क्या कारण है। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि रासायनिक संयोग का कारण क्या है, यानी कोई तत्व क्यों संयोग करता है, कोई तत्व किसी अन्य तत्व से क्यों जुड़ता है। ठीक है ना। रासायनिक संयोग का मतलब है कि एक तत्व का दूसरे तत्व के साथ जुड़ना। रासायनिक संयोग का मतलब है जैसे यहां पर हुआ, यह हाइड्रोजन था, ये किसके साथ जुड़ गया, Cl के साथ जुड़ गया। तो आखिर यह हाइड्रोजन Cl के साथ क्यों जुड़ा, इसके पीछे कारण क्या है, ऐसी क्या दिक्कत थी कि इस हाइड्रोजन को किसके साथ जुड़ना पड़ा, इस क्लोरीन के साथ, या इस क्लोरीन को हाइड्रोजन के साथ क्यों जुड़ना पड़ा, या दो हाइड्रोजनों को आपस में क्यों जुड़ना पड़ा, या दो क्लोरीन को आपस में क्यों जुड़ना पड़ा। ऐसे ही बहुत सारे यौगिक हैं। जैसे जल है H2O, यह हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन से क्यों जोड़ना पड़ा, ऐसी क्या दिक्कत थी कि इसको ऑक्सीजन से जोड़ना पड़ा। तो इससे समझने के लिए, रासायनिक संयोग को समझने के लिए हम सबसे पहले जो हमारी उत्कृष्ट तत्व हैं उनके बारे में बात करते हैं। ध्यान देना, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन। ये जो तत्व हैं, ये तत्व कहलाते हैं, इनको हम उत्कृष्ट तत्व कहलाते हैं, उत्कृष्ट तत्व कहते हैं, उत्कृष्ट या नोबल एलिमेंट कहते हैं इनको। और इन्हीं को हम अपने शब्दों में आदर्श तत्व भी कह सकते हैं, आदर्श तत्व। यदि आप देखेंगे हीलियम का विन्यास करेंगे तो हीलियम का विन्यास 2 आएगा, नियॉन का विन्यास करेंगे तो 2,8 आएगा, ऑर्गन का विन्यास करेंगे तो 2,8,8 आएगा। ऐसे ही जो अन्य तत्व हैं इनके अंतिम कोश में 8-8 इलेक्ट्रॉन सबके होंगे, हीलियम को छोड़ के। हीलियम अपवाद है, हीलियम के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको छोड़ के बाकी जितने भी तत्व हैं, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, इन सब के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। इसके भी अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके भी 8 होंगे, इसके भी 8 होंगे, सबके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना। अब जिन तत्वों के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम को छोड़ के, हीलियम के 2 होते हैं, हीलियम भी स्थायी होता है। ठीक है ना। यदि किसी तत्व के K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं या उसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो तत्व कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। इनको स्थायी तत्व कहते हैं, ये किसी से क्रिया नहीं करते। और हम जानते हैं कि इस प्रकृति में प्रत्येक वस्तु स्थायी होना चाहती है, एक स्टेबिलिटी को गेन करना चाहती है। जैसे आप भी स्थायी होना चाहते हैं, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। पढ़ाई क्यों चल रही है, पढ़ाई इसलिए चल रही है क्योंकि एक स्टेबिलिटी को गेन करना चाह रहे हो। अभी एक अनस्टेबल कंडीशन पर हो, आपको किसी भी काम के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होना पड़ता है।
तो आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हो ताकि कल को आप इंडिपेंडेंट हो सको, अपने ऊपर निर्भर हो सको, एक स्टेबिलिटी को गेन कर सको, है ना। तो वही प्रकृति में कितने कोई भी आपका पदार्थ हो, वो प्रत्येक पदार्थ एक स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। अब यहाँ स्थायित्व का मतलब क्या है? यहाँ स्थायित्व का मतलब है कि वो अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को बनाने का प्रयास करते हैं। इनको छोड़ के आप किसी भी तत्व को ले लो, देखो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, लिथियम का परमाणु क्रमांक आपका 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है, एल्यूमिनियम का 13 है, आप और भी ले सकते हैं, इसमें सिलिकॉन का 14 है, बाकी तत्वों पीछे लिखा रखे हैं आपको मैंने। अब आप इसका विन्यास करेंगे, इसका 1, इसका 2,1, इसका आपका 2,2, इसका 2,3, इसका 2,8,3, इसका 2,8,4, ये सब पीछे बता चुका हूं कैसे हम निकालते हैं। अब आप देखिए लिथियम के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, बेरिलियम के 2, बोरॉन के 3, एल्यूमिनियम के भी 3 हैं, सिलिकॉन के 4 हैं, हाइड्रोजन का 1 है। यानी किसी भी तत्व के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। और यदि तत्व के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ऐसे तत्वों को हम कहते हैं अस्थायी तत्व। और ये तत्व क्या करते हैं? स्थायी होना चाहते हैं, यानी इनके जैसा बनना चाहते हैं, इसीलिए मैंने इनको आदर्श तत्व कहा। ठीक है ना, जैसे आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई आइडियल होगा और उसके जैसा बनने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे होंगे। तो ऐसे ही ये जो तत्व हैं आपके हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन, ये सारे एलिमेंट आपके नोबल एलिमेंट कहलाते हैं, आइडियल एलिमेंट कहलाते हैं, क्योंकि बाकी जितने भी तत्व हैं वो इनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। अब इनके जैसे बनने का प्रयास का मतलब है कि अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों को रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। कैसे न कैसे ये सोचते हैं कि हम कैसे अपने अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन कर दें? 8 इलेक्ट्रॉन कर दें और स्थायी हो जाए। अब 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए ये रासायनिक संयोग करते हैं। जैसे 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन किसके लिए? यदि किसी का अंतिम कोश K कोश है, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम का क्या है? अंतिम कोश क्या है? K कोश है। यदि किसी का अंतिम कोश K कोश हो और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो भी स्थायी होता है। जैसे हाइड्रोजन का अंतिम कोश K है लेकिन उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन कैसा है? अस्थायी है। हीलियम के अंतिम कोश यानी K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम कैसा होगा? स्थायी होगा। ये क्रिया नहीं करते हैं, जबकि ये आपस में क्रिया करते हैं। तो ये इन तत्वों को छोड़कर, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन को छोड़कर अन्य जितने भी तत्व हैं वो आपस में क्रिया करते हैं और अन्य तत्वों से क्रिया करते हैं ताकि उनके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जैसे सिलिकॉन का उदाहरण हम लेते हैं, तो सिलिकॉन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से और ले ले, माना सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेता है, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 8। यदि ये इन 4 इलेक्ट्रॉनों को फेंक दे बाहर, किसी को दे दे, तो ये इलेक्ट्रॉन गायब हो गए। अब इसके पास कितने रहे अंतिम कोश में? 8। ये तो खत्म हो गए। तो अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? अब 8 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों को यानी 8 इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था करने के लिए वो क्या कर सकता है? अपने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, या बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, या तीसरी कंडीशन और होती है साझेदारी कर सकता है दूसरे के साथ। साझेदारी जैसे होता है ना, शेयरिंग क्या होती है कि जैसे माना कोई रूम है, उस रूम का रेंट 2000 रुपये है। अब मेरे पास 2000 रुपये नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? अपना एक कोई दूसरा पार्टनर ढूंढूंगा जो 1000 रुपये मैं दे दूं, 1000 रुपये वो दे दे, शेयरिंग हो गई और रूम पे दोनों का अधिकार हो गया। वो रूम पर दोनों का बराबर अधिकार है। ऐसे यहां भी होता है, माना 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, 4 एक तत्व ने दे दिए, 4 दूसरे ने दे दिए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों का अधिकार है इन 8 इलेक्ट्रॉनों पे। तो जो रासायनिक संयोग होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। ये मैं खाली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमको संयोजकता पढ़नी है, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो तत्व हैं वो क्या करते हैं? रासायनिक संयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो उस 8 इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था बनाने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। तो जो संयोजकता के प्रकार हैं वो भी इसी पर निर्भर करते हैं
कि जैसे हम सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहली संयोजकता है जिसको हम वैद्युत संयोजकता कहते हैं। ठीक है ना। वैद्युत संयोजकता क्या होती है आपको समझना है कि जब इलेक्ट्रॉन त्यागे या ग्रहण किए जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वैद्युत संयोजकता होती है कि उत्कृष्ट गैसों के जैसा, यानी जो उत्कृष्ट गैस है, मैं इसकी परिभाषा यहां पर लिख रहा हूं कि निकटतम उत्कृष्ट गैस जो अभी मैंने लिखी थी, उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करने के लिए, यानी अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन या के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए, तो निकटतम उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करने के लिए, विन्यास प्राप्त करने के लिए किसी तत्व द्वारा दिए गए मतलब जो उसने बाहर दे दिए किसी को, किसी तत्व द्वारा दिए गए या लिए गए, किसी से ग्रहण करे, किसी तत्व द्वारा दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वैद्युत संयोजकता कहते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे उसको हम उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहते हैं। अब जैसे इसको समझना, मैंने पहले ही कहा था कि जो रासायनिक संयोग होते हैं 3 प्रकार से होते हैं। या तो इलेक्ट्रॉनों का क्या किया जाता है, त्याग किया जाता है, या इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण किया जाता है, या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, शेयरिंग। तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं या ग्रहण किए जाते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन कोई त्यागेगा या जितने इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण करेगा वो उसकी वैद्युत संयोजकता कहलाती है। जैसे सोडियम है, देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका विन्यास क्या है, 2,8,1 है ना। अब सोडियम को अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन। अब 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना संभव नहीं होता है, कोई भी तत्व मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 3। 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है और 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, त्याग भी सकता है। इससे ऊपर इलेक्ट्रॉन ना तो ग्रहण किए जाते हैं ना ही इससे ऊपर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना संभव नहीं होता है। इससे बढ़िया क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसका विन्यास क्या हो जाएगा, 2,8, और इसके अंतिम कोष में अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8, क्योंकि इनको त्याग दिया उसने। अब कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा है। तो सोडियम की जो वैद्युत संयोजकता होगी, सोडियम की वैद्युत संयोजकता वो कितनी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, तो इसकी वैद्युत संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है ना। तो कल कुछ नेक्स्ट एग्जांपल के साथ हम आएंगे, जैसे मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होगी, एल्यूमिनियम की कितनी होगी, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इन सब की संयोजकता के बारे में हम कल बात करेंगे। थैंक यू।